पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तजवीज पेश की है। इसी तजवीज पर चर्चा के बाद फैसला होगा कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए या फिर नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। इसके साथ ही रविंद्र सचदेव मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। आनंद साहू साहब बीजेपी के लीडर मेरे साथ मौजूद हैं और असीमा सकल पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, आपका नाम शायद मैंने गलत ले लिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शुरुआत जेके त्रिपाठी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। कितनी उम्मीद हिंदुस्तान जताए ऐसे वक्त में जब एक तरह से देखा जाए कि चीन अपनी फिर से उसी हरकतों पर दोहरा रहा है, उनको सबूत की बात कर रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से अगर हम देखें, हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है, सबूतों की भी वो बात कर रहा है। क्या उम्मीद लगाएं इस बार हम? देखिए, हिंदुस्तान ने दबाव बनाया है, ये सही है, और सबूत भी दिए गए हैं, ये भी सही है। और चीन का रुख जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पहले वाले वाकयात में चीन ने काफी पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, लेकिन अभी चीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये कहा है कि हम ये देखेंगे कोई वो जो सोल्यूशन हो, सर्वमान्य हो, सबको मान्य हो, ऐसे सोल्यूशन की हमें आवश्यकता है। अब सर्वमान्य सोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी एक भी सदस्य को अमान्य न हो, मतलब कि 15 के 15 सदस्य, और खास तौर से 5 जो है परमानेंट मेंबर्स, उनको इसमें उनको मान्य होना चाहिए। इसका मतलब एक तरह से इशारा तो ये जा रहा है कि चीन शायद इस बार फिर वीटो करेगा, लेकिन चीन ने स्पष्ट शब्दों में अभी तक नहीं गया और कुछ कहा है, और घड़ी की सुइयां टिक टिक करती जा रही है, वक्त बड़ा कम बचा है। अगर चीन कुछ नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता अपना रुख इसके अलावा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है चीन इसमें एब्सटेन करे, और अगर ये एब्सटेन करेगा तो फिर ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन चीन के भी पुराने इतिहास को देखते हुए, पुरानी तारीख को देखते हुए इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मीटिंग हो न जाए और मीटिंग में चीन अपना रुख साफ न करे, क्योंकि वही है कि बिना चीन के उसके चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि चीन कब क्या कह देगा। इसलिए अभी हमें बस वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। अनिमा, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ जब हम ये देखते हैं कि चीन से हमारे किस तरह के रिश्ते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उसके अलावा और जो तमाम कंट्रीज हैं वो किस तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़ी हैं, खासतौर पे पुलवामा के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के साथ और जो तमाम कंट्रीज हैं उन्हें एक तरह से चीन के ऊपर दबाव बनाना चाहिए? क्योंकि अकेला चीन खड़ा होकर क्या वाकई में इस तरह की हरकत को फिर से कर सकता है, ऐसे वक्त में जब तमाम दुनिया, तमाम ममालिक जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, और पुलवामा के बाद और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी कीमत पर टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? जी, मुझे लगता है कि चीन इस बार जो है एब्सटेन करेगा, क्योंकि बार बार ये वीटो कर देना इसके विपक्ष में शायद अब वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की, तो चीन एक जूनियर अलाई रहा है, पाकिस्तान एक जूनियर अलाई रहा है चीन का बहुत लंबे समय से। हमें देखना पड़ेगा कि उनके रिश्ते किस तरह से अभी तक जो है वो बने रहे हैं। जैसे जो पाकिस्तान का 50% जो भी आर्म्स ट्रेड है वो चाइना से ही आता है, और वो चाइना देता है पाकिस्तान को टेररिज्म से लड़ने के लिए, वो कंसाइनमेंट। और उसके अलावा चाइना के करीब 8,000 लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, और पिछले 3-4 सालों में $20 बिलियन से ज्यादा चाइना खर्च कर चुका है पाकिस्तान पे। और भारत से वहीं पे चीन के जो संबंध हैं वो बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बिनाइन नहीं है, बहुत नेचुरल फ्रेंड्स नहीं रहे हैं हम लोग, और अलाई नहीं है। इंडिया जो है लुक्स आई एन आई इनटू चाइना, एक कॉम्पिटिटर है, एक डेवलपिंग कंट्री है, और पाकिस्तान हमेशा उनकी बात मानेंगे। तो ऐसे में अगर आज वीटो नहीं करता है चाइना, तो उसके लिए फेस लूज करने का
का हो सकता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसका बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो सकता है पाकिस्तान का। और ऐसे में जब पाकिस्तान ने ही आतंकवादियों को पनाह दी है इतने सालों से, हमारे पास इतने ज्यादा अजमल कसाब से लेके ओसामा बिन लादेन तक के हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं, जब इतने लोगों को पनाह देता आता रहा है, अगर वो जम्मू कश्मीर पे हमला कर सकता है तो चाइना के किसी भी गलत कदम पर क्यों नहीं जैशे मोहम्मद अपना रुख चाइना की तरफ करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना ये सब अफोर्ड कर सकता है। और जिस तरह की डील होती है आर्म्स ट्रेड में, सीक्रेट कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी पाकिस्तान और चाइना की, अगर वो पाकिस्तान रिलीज कर देता है तो मुझे लगता है कि एक फिक्स में आ जाएगा चाइना। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसके इंटरेस्ट जो हैं वैश्विक वर्ल्ड में वो जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो। रविंद्र जी, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के लिए हिंदुस्तान एक बिजनेस हब की तरह है। कितने बड़े पैमाने पर वो बिजनेस करता है, हिंदुस्तान को शायद उतना फायदा नहीं है जितना चाइना को हिंदुस्तान में है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में क्या किसी तरह का इस तरह का दबाव हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आज अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर उसे डिक्लेयर नहीं किया जाता है मसूद अजहर को, क्या वाकई में फिर भी आप डिप्लोमेटिक जीत हिंदुस्तान की मानेंगे? मैं दो पार्ट्स में कहूंगा। पहले जो आपने इकोनॉमिक पूछा और दूसरी बात वो जो चाइना का वीटो या जो भी। इकोनॉमी की बात जहां तक रही, देखिए चाइना हमारे साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ करीब $63 बिलियन हर साल, करीब 5 लाख करोड़। ये 5 लाख करोड़ हमारे से एक तरह से एक्स्ट्रा जा रहा है चाइना की तरफ। अगर इसे हम एक दूसरे एंगल से देखें, मैं काफी टाइम से कहता हूं चाइना हमारे साथ इकोनॉमिक डोकलाम कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें चाइना से ट्रेड वॉर करनी चाहिए, उनको बैन करना चाहिए, बट हमें इस चीज के बारे में अब अवेयर होकर के हमें बात करनी चाहिए चाइना से और प्रेस की, भाई आप हमसे इतना कमा रहे हैं। एक्चुअली जो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, चाइना हमसे हमारे से पैसा ले जा रहा है और वही पैसा सीपेक कॉरिडोर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक तो वो बात रही। तो भारत को चाइना इनफैक्ट इसमें तो पूरी एक अलग डिस्कशन डीप होनी चाहिए हमारी कि हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट चाइना हमसे जो ले रहा है उसके बदले चाइना हमारे रिलेशंस इंप्रूव होने चाहिए चाइना को, वो बात अलग रही। दूसरी बात कमें कि चाइना का आज रवैया क्या हो सकता है, वीटो कर भी सकता है, एब्सटेन भी कर सकता है, पर मेरे को एक पैरेलल दिख रहा है, शायद वो हो सके। आपको शायद याद हो जब 10-1 साल पहले यूएस इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई थी, ये हमारी बायलैटरल डील हुई थी। इस डील को फिर जाना था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, एनएसजी में, जहां पर इस डील का वेवर होना था। उस वेवर के लिए काफी प्रयास करे गए थे और उस वेवर में भी चाइना ऑब्जेक्ट करता रहा काइंड ऑफ थिंग, बट अल्टीमेटली चाइना एग्रीड फॉर दैट वेवर। तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी है। और वो क्यों एग्री करा था चाइना ने एनएसजी वेवर? बिकॉज चाइना अपने को एक तरह से ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन दिखाना चाहता है, वो एक वर्ल्ड लीडर है, बन रहा है, प्रोजेक्ट करता है। तो वो जो दुनिया में जो एक कॉमन प्रिवेलिंग कॉमन सेंस सबको जो दिख रही है, उसके खिलाफ जाकर के अपने को एक कटघरे में कि मैं तो टेररिज्म का वो हूं प्रोटेक्टर हूं, वो वैसे नहीं प्रोजेक्ट करना चाहेगा। तो सो चाइना अगर आप देखेंगे बहुत इश्यूज में रहता है, चाइना अपोज करता रहता है, पर एक पॉइंट आता है जब चाइना ऑल्सो गोज विद द वर्ल्ड ओपिनियन। तो बात यह है कि अब ये जो मसूद अजहर का केस है, ये क्या इस स्टेज पे आ चुका है टेररिज्म को लेकर के कि चाइना विल फील कंपेल्ड कि दुनिया का जो यूनिवर्सल कंसेंसस ओपिनियन बन रहा है मसूद अजहर को लेकर के, वो अपने को इस कंसेंसस के साथ जाना दिखाएगा एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, या फिर वो ये दिखाना चाहेगा कि ठीक है जो भी टेक्निकलिटीज या एब्सटेन करे या वीटो करे उस एंगल से। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेन इन दैट पैरेलल जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में चाइना ने इंडिया का वेवर को ऑब्जेक्ट नहीं करा था कि इस केस में भी वो ऑब्जेक्ट ना करे। बट अच्छा, अब इस केस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा तो उसके रैमिफिकेशंस क्या है? उसके काफी रैमिफिकेशंस है पाकिस्तान के लिए और इनफैक्ट चाइना के अपने लिए भी। बिकॉज आप ध्यान रखिए, ये जो टेररिस्ट हैं ये किसी के फ्रेंड्स नहीं है। ओके, ये चाइना के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जाएंगे और जा रहे हैं ऑलरेडी। इनके एक तबके तो उनके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। तो चाइना इनफैक्ट हमें अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उसने इन तमाम को बड़ा किया और फिर किस तरह से उसी के खिलाफ उनका इस्तेमाल भी हुआ। बिल्कुल, और चाइना का अपनी वेस्टर्न प्रोविंसेस में टेररिज्म को लेकर के इश्यूज हैं और उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट ये भी है कि चाइना एक तरह से पे ऑफ कर रहा है टेररिस्ट एलिमेंट्स को कि आप हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं
उनको डैमेज ना करो। तो इन सब पे रैमिफिकेशंस आएगा। बट लार्जर क्वेश्चन मेरे ख्याल से चाइना के लिए रहेगा आज, डज इट वांट टू शो इटसेल्फ एज अ लार्ज वर्ल्ड स्टेट्समैन, और जो प्रिवेलिंग ओपिनियन जो सबको दिख रहा है उसके साथ जाएगा या अपने को अलग रखेगा? जी आनंद साहब जी, आप मुझे बताइए कि हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सबूत, कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं जिनको सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। दूसरा, लगातार हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे तमाम जो और दूसरे कंट्रीज हैं उनसे जिस तरह से हमारे रिश्ते हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कामयाबी हिंदुस्तान को मिल सकती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में हुकूमत के पास कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिस पर चाइना वाकई में वो नहीं कर पाएगा जो वो हमेशा से 3-4 बार से करता रहा है? देखिए उषा, मुझे लगता है सबसे पहले जो भी हुआ वो स्थिति कुछ और था, और आज जो परिस्थिति है वो कुछ बदला हुआ परिस्थिति है जी। दुनिया भर में पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, और ऐसे में जहां आप देखिए कि यूएन में भी सारे कंट्री भारत के समर्थन में है, और मसूद अजहर को डिक्लेयर करने के लिए पहले भी सब लोगों ने मदद किया था, और आज पूरे खुले तौर पर चाहे फ्रांस को देखिए, चाहे यूके को देखिए, यूएस को देखिए, रसिया को देखिए, सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। आज ऐसे में मैं मानता हूं कि किसी भी कीमत पर चाइना विल नॉट टेक दैट काइंड ऑफ सीरियस ब्लंडर मिस्टेक कि उससे उसका वो खुद पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री के साथ पूरा उसका एक गठजोड़ दुनिया में एक तरह से दिख जाएगा, पूरा एक्सपोज हो जाएगा। और ऐसा होने से साथ साथ भारत के साथ जो ट्रेड तो होता रहा ट्रेड का जो उनका जो फायदा है वो तो नुकसान होगा ही उसको। दुनिया भर में जो आतंकवादियों के, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विद दिस गुड टेररिज्म एंड बड टेररिज्म, ये बात चाइना के लिए भी है और कई जगह यूएस के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और कहा कि वी हैव टू। लेकिन आनंद जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर से निकल के टेररिज्म, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर तमाम तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, चाइना के ऊपर इस तरह का प्रेशर क्यों नहीं हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से बनाया जाता है? आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ चाइना के केवल पॉलिटिकल नहीं है जी। आपको पता नहीं होगा, बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस काफी साल नहीं मिला था, आपको मालूम होगा, और हमारे बैंकों को लाइसेंस देते रहे चाइना ने, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का प्रेशर था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है। तो लेकिन चाइनीज ने बहुत प्रेशर करके, रिक्वेस्ट करके कहा कि नहीं, हमारे बैंक को भी दीजिए ताकि हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे इंडिया में और अच्छा बिजनेस रिलेशन डेवलप करेंगे, एंड वील गो अहेड एंड वील सेट अप न्यू बिजनेस। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना को परमिशन दिया, पहला ब्रांच उनको बॉम्बे में दिया। क्यों दिया? देखिए ये नहीं, वो हिंदुस्तान, देखिए मेरी बात सुनिए आप, कि आप हिंदुस्तान की तरफ से तमाम चीजें होती रही हैं, जिस तरह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो चाइना हिंदुस्तान के साथ करता है, उसे इतना बड़ा फायदा होता है। सवाल ये उठता है कि चाइना लगातार हमसे जिस भी तरह के फायदे होते हैं वो उठाता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से जिस तरह के उसके रिश्ते होने चाहिए, जिस तरह से हिंदुस्तान उसके साथ दबाव बनाना चाहिए, वो तमाम चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। पहले उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और अभी भी वो इसी तरह के इंडिकेशन दे रहा है। वो सबको मालूम है, वीटो किया था 3 बार, अभी भी वो इंडिकेशन इसी तरह के दे रहा है। 2016 में, 2017 में 3 बार किया, वो सबको मालूम है जी। लेकिन आज की परिस्थिति आपको, मुझे खुशी हो रहा है बताने के लिए कि मैं अभी इजराइल से लौट के आया हूँ जी, और मुझे लग रहा है जो 80 देश के लोग आए थे वहाँ, इतना बड़ा कॉन्क्लेव था, एवरीबडी वाज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, और वो कह रहे थे कि हम सब, पूरा दुनिया के लोग इंक्लूडिंग चाइनीज भी कह रहे थे कि नहीं, चाइनीज जो ट्रेडर्स हैं, दे ऑल्सो थिंक कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। उसका कारण है अगर चाइना इतनी बड़ी भूल कर दिया, ट्रेड के लिहाज से, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि वो अपना, मतलब मैं आप ही को सुन रही हूँ, मैं आप ही को सुन, आपके पास लौटूंगी। मैं एक बात बता रहा हूँ जी, देखिए इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और परचेजिंग पावर है इंडिया का डबल हो रहा है। क्यों? उसका 2-3 और बड़ा कारण है। भारत में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसका कोई अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ था, और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत और श्रम योगी मानधन दिया,
इसके कारण जो लोगों का जो चलिए आनंद जी, आप ये जो था, चलिए अभी इलेक्शंस है, मैं आपको सुनूंगी, आप थोड़ा सा मैं आपको सुनूंगी, 1 मिनट रुक जाइए जी, चाइना आपकी इलेक्शन रैली में सुनूंगी, 1 मिनट रुक जाइए मुझे। त्रिपाठी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। मेरा एक लाइन बोल के खत्म करता हूँ। मेरी पूरी, मैं तो 15 मिनट से सुन ही रहा था जी। अब सभी बातों को कंक्लूड करूंगा, एक ही बात कहूंगा कि चाइना विल नॉट टेक दिस बिग रिस्क। और दूसरा, पाकिस्तान जो है वो भी चाहता है कहीं ना कहीं, अब क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्सपोज। पूरा विश्व में उनके नागरिकों के साथ कितना दुर्व्यवहार वो तो पहले से एक्सपोज्ड हैं, ये कोई नई बात नहीं है, उन्हें सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना के अलावा अभी दुनिया में कोई देश उनको साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए चाइना का अपना इंटरेस्ट है, 66 बिलियन का 1 रोड 1 बेल्ट और सीपेक है, वो काम चल रहा है उनका, वो हो सकता है, वो इंटरेस्ट है, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया चाइना विल नॉट टेक दिस रिस्क। ओके, क्या आपको लग रहा है त्रिपाठी जी? देखिए, रिकॉर्ड में रखिए, दिस इज माय वर्ड। ओके, कल सुबह तक चीजें बहुत ज्यादा साफ हो जाएंगी आनंद जी, और वी कैन हैव देन अनदर डिस्कशन ऑन द सेम टॉपिक जी। जैसे मैंने कहा कि चाइना एट द बेस्ट इसमें एब्सटेन कर सकता है, हाँ, वो बात दीगर है, लेकिन ये कहना कि चाइना इंडिया के कॉस्ट पे पाकिस्तान को वो नहीं कर सकता, ये इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का चाइना ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, और एशिया में नॉर्थ कोरिया के अलावा चाइना का कोई दोस्त नहीं है। तो चाइना भी इतनी जल्दी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से उसकी दोस्ती या पाकिस्तान पर उसकी पकड़ धीमी हो। लेकिन तब भी, अच्छा, भारत से जो सवाल है, जो साहू जी ने कहा कि भारतीय बैंकों को 4 भारतीय बैंक चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं, चाइनीज बैंक को यहाँ ऑपरेशन करने की अभी परमिशन नहीं दी गई है, अभी हाल में दी गई है। देखिए, इसमें वर्तमान सरकार का कोई रोल नहीं है। ये ब्रिक्स के अंतर्गत ये बात है कि एक दूसरे के यहाँ बैंक्स ऑपरेट करेंगे, और इस 3-4 साल नहीं, बल्कि मैं ब्राजील में था 10 साल पहले से ही इंडियन बैंक्स को ब्राजील में ऑपरेट करने की, साउथ अफ्रीका में ऑपरेट करने की, चाइना में ऑपरेट करने की, रशिया में ऑपरेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। चाइना में हम हैं, रशिया में हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं, ब्राजील में अभी नहीं है। और रही बात चाइनीज बैंक को, तो ये हमने अभी किसी भी फॉरेन बैंक को, ना रशियन, ना साउथ अफ्रीकन, ना ब्राजीलियन, ना चाइनीज, किसी भी फॉरेन बैंक को अभी हमने एंट्री नहीं दी है। तो इस चीज को ये समझ लेना कि इससे हम या हमारी वर्तमान सरकार बहुत ज्यादा जो प्रेशर डाल रही, वो गलत होगा। हाँ, प्रेशर हम डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिकली डाल रहे हैं। अभी आपने देखा कि मेरे ख्याल से पिछले महीने ही 3 विदेश मंत्रियों की रशिया, चाइना, इंडिया फोरम के मीटिंग हुई थी। वहां पर हमारी विदेश मंत्री ने अच्छी तरह से इस बात को रखा है। और अभी चाइना के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए थे, वो फॉरेन मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, और आप नोट कीजिए जनरल वाजवा से मिले। तो इसका मतलब कहीं न कहीं चीन ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को ये समझाया जाए कि भाई देख, मिलिट्री सहित, कि ये समझाया जाए कि इनफ इज इनफ नाउ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाइना हो सकता है वीटो करे, उसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ज्यादातर चांस यही है कि चाइना एब्सटेन करेगा, ताकि उसकी भी फेस सेविंग होगी और इंडिया को भी उस तरह से बरकरार रहेंगे। अनिमा, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ रशिया के, फ्रांस के, अमेरिका के, चाइना के किस तरह के रिश्ते हैं। उनके इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हैं, अलग किस्म के हैं, हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल अलग किस्म के हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जिस तरह से एक बिजनेस हब की तरह हिंदुस्तान को ट्रीट किया जाता है तमाम ममालिक की तरफ से, हमारे रिश्ते जिस तरह से उनसे बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान से इतर अलग हटके हिंदुस्तान के साथ इस तरह से यकमुश्त यानी कि एक साथ खड़े हुए ये तमाम कंट्रीज नजर आएंगे? देखिए, यहीं पे हमें नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी जो स्टेटमेंटशिप रही है, जो विजनरी रहे हैं, जो लोग बोलते रहे कि वो विदेश यात्रा करते हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, आप देखिए पुलवामा को सबने खंडन किया है। उसके बाद सारे देश, पहले रशिया थोड़ा चुप रहा, लेकिन वो भी बोला, यूएस बोला, आज इजराइल भी हमारे साथ है, खुलकर साथ है। उन्होंने इनफैक्ट अपने देश में ये बोला भी कि इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। तो ये एक लीडर का ही श्रेय है पूरा का पूरा। उन्होंने जो हमारे रिश्ते बनाए हैं वर्ल्ड के साथ, जो संबंध अच्छे किए हैं, बार बार उनसे मिलकर,
तो ये भी एक तरह का दबाव ही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर देश पे आप डायरेक्टली ही दबाव बना सके। जैसे चाइना जैसा देश है जो कि बहुत एस्पिरेशनल है और सुपर पावर बनना चाहता है, इकोनॉमिकली भी काफी एडवांस्ड हो गया है, तो आप उसको हर तरीके से नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, बाकी देशों से हमने जो इतना अच्छा रिश्ता बनाया है, इजराइल से हमने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सरसाइजेस किए हैं, हम उनसे मदद लेते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। चाइना को हम जिस तरह से हम पाकिस्तान को कॉर्नर कर पाए हैं यूएन की पहली मीटिंग्स में भी, सुषमा स्वराज जी या कुलभूषण जाधव के मामले में भी जिस तरह से यूएन ने इंटरवीन किया, सबने बोला कि ये ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, और इस तरह से पाकिस्तान को, या अभी हमने अभिनंदन का जो रिटर्न देखा है, इसमें भी यूएस ने भी एक तरह का प्रेशर बनाया था। इंटरनेशनल वर्ल्ड ने भी इंडिया का ही साथ दिया है, पीओडब्ल्यू के तहत, तो जिनेवा कन्वेंशन, किसी भी चीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना में सच में अभी वीटो तो नहीं ही करने का दम होगा, एब्सटेन कर सकता है। इससे दो चीज रहेगी, उसके रिश्ते तो मधुर रहेंगे ही पाकिस्तान के, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना ने इतना ज्यादा फंड दिया है पाकिस्तान को उसका फॉरेन एक्सचेंज बचाने में, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके अपने सिटीजन्स रह रहे हैं और अपना बहुत जो अपना मैन्युफैक्चर है वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात कि वो एक कंटेनमेंट भी है इंडिया के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा पाकिस्तान से, 1947 से प्रॉब्लम रहा है, तो वो उसको भी बरकरार रखना चाहता है। ये भी एक कारण है कि वो पाकिस्तान से अपने भी इंटरेस्ट है, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर पूरा सीपैक या कॉरिडोर जो बना रहा है, उसके साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड उसका सबसे बड़ा अभी तक का इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता। बेल्ट एंड रोड पे जो उनके अपने डील्स हुए हैं, अगर पाकिस्तान उसको खोलने में आ जाएगा, या जैश ए मोहम्मद और जो भी पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान ने आज तक कभी नहीं माना कि हमारे क्षेत्र में आतंकवादी रहते हैं। अजमल कसाब को मना कर दिया था, बोला वो पाकिस्तानी नहीं है। ओसामा बिन लादेन को आप मानने के लिए, लेकिन अभी लग रहा है जिस तरह का दबाव बना है, डिप्लोमेटिक तरीके से जो दबाव बनाया गया, उसके बाद उसने एक्सेप्ट किया है, दिखावे की सही, लेकिन उसने कार्रवाई की है। और हालांकि वो पलटते रहे, बता देना एक लाइन में मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान सिर्फ कार्रवाई उन आतंकवादियों पे करता है जो आतंकवादी उनके सिविलियन पे अटैक करते हैं या उनके लिए दहशतगर्द बनते हैं। अगर अफगानिस्तान और भारत पे किसी भी तरह का अटैक होता है, इस पे कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला है। उसको तब ना ह्यूमन राइट्स याद आता है, ना किसी तरह का इंटरनेशनल क्लॉज याद आता है। वो चाहता है कि मतलब वो इंडिया पे और किसी तरीके से तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, मॉरली भी नहीं है कुछ है। वो एक देश नहीं है जो अपने जनता को जाहिर सी बात है मुहैया करा सके, कश्मीर और नौकरी अपने लिए लेकर तो इरिटेशन बना के रखना चाहता है, वो याद आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। मुझे बताइए रविंद्र जी के जिस तरह की दिखावे की कार्रवाई सही पाकिस्तान कर रहा है, पुलवामा के बाद लगातार उसने ये कहा कि वो कार्रवाई कर रहा है, 44 दहशतगर्द जो हैं उनको उन्होंने हिरासत में लिया, पहले कहा गिरफ्तार किया। वजीर खारजा दबे अल्फाज में सही ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मसूद अजहर वहां है, बीमार है, हालांकि फिर वो पलट गए अपनी बात से। क्या इन तमाम चीजों के बीच आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान उस तरह का प्रेशर इस बार चाइना पर नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर मसूद अजहर को बचा रहा है चाइना, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कहने पर, डेफिनेटली इस पाकिस्तान के कहने पर, या एक पूरी कैलकुलस है चाइना की, वो किस कारण मसूद अजहर को लेकर के जो स्ट्रैटेजी है उसकी, पाकिस्तान चाहे कहीं ना कहीं, चाइना का अपना भी इंटरेस्ट है, जैसे भी पहले बात हो रही थी कि भारत के अगेंस्ट एक लो कॉस्ट वॉरफेयर, लो कॉस्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, जिसके चलते भारत की स्टेबिलिटी और सेकेंडली भारत की राइज एज ए इकोनॉमिक पावर भी कम रहे। चाइना के दो एंगल हैं, तो जियोपॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक। नहीं तो कल अगर भारत एक स्टेबल इकोनॉमी मार्केट बड़ी बन जाता है, वी आर रिप्लेसिंग चाइना एज अ मार्केट, एज अ एफडीआई डेस्टिनेशन। चाइना वो भी नहीं चाहता है। बट जहां तक रही पाकिस्तान के स्टेप्स की बात, ये तो बाय द वे हुआ, एक्चुअली थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि उस समय पेरिस में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें वो डिसीजन होना था कि ग्रे लिस्ट से हटाएं या आगे ब्लैक पे ले जाएं। भारत ने पूरा प्रेशर डाला कि इसको ब्लैक लिस्ट पे ले जाओ, तो वो तो बाय चांस उस समय पेरिस में मीटिंग्स हो रही थी, जिसको दिखाने के लिए पाकिस्तान ने बोला यस वी विल टेक सम स्टेप्स। ठीक है, वैसे चाहे स्टेप्स लेता, पर उस चक्कर में उनको थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ा। पहले का हमने अरेस्ट कर लिया, कह दिया बैन कर लिया, फिर का हमने वॉच लिस्ट वगैरह पे रखा है। तो पाकिस्तान बट यस डेफिनेटली इस बार ज्यादा कॉर्नर हो गया है। बट आई थिंक हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जो भी आज की तारीख में हमारी अगर डिप्लोमेसी में जो चल रहा है भारत की, राइट, देखिए दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो इंडिया
Sure, our leader, the Prime Minister, is a very proactive, charismatic and does creative diplomacy, absolutely. But अगर भारत में अपनी inherent strength ना होती तो कोई लीडर कुछ नहीं कर सकता, right? You cannot sell a product. आप कितने भी जाकर के दोस्तियां बना ले, nothing will move unless आपके अंदर खुद substance हो. तो भारत के अंदर खुद substance है, strength है, emerging economy है, हमारा reason है. One. Secondly, हर कंट्री का अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है. अमेरिका जो आज की तारीख में, बाय द वे, जो पाकिस्तान में हुआ, आई थिंक हम जितना भी कह ले पूरी दुनिया ने ये करा वो करा, यूके की, फ्रांस की क्या चलती है? कुछ नहीं चलती. इट्स ओनली अमेरिका विच हैज द पावर टू फोर्स पाकिस्तान. बिल्कुल, इसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ रविंद्र जी, और अभी जो अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ किया है, जो ड्यूटी फ्री जो कंट्रीज थे जिनके कुछ वो प्रोडक्ट्स है उसमें से जो अलग किया है, वो अलग, वो ट्रेड वॉर्स अलग है वो. हाँ, लेकिन तमाम चीजें एक स्ट्रेटेजी के तौर पर देखी जाती है. लोग तो सवाल करते हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते इस तरह से हैं, फिर अमेरिका क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसा? That's a different discussion. We can come to it in a minute. But let's be very clear. वर्ल्ड में इस समय अगर भारत का कोई स्ट्रांग देश है जो हमारे साथ काम कर रहा है पूरा, इज ओनली अमेरिका, और अमेरिका की ही लीवरेज है. यूके चाहे जो कुछ कह ले, यूके क्या लीवरेज है अमेरिका पाकिस्तान से? सो अमेरिका वाज वन फॉर द विंग कमांडर अभिनंदन रिलीज, एंड सेकेंडली, विच इज अ न्यू डेवलपमेंट दिस टाइम, some role by Saudi Arabia and the UAE. Yes. ये एक बड़ा यूनिक सा नया एलिमेंट आया है. Again, yes, thanks to our diplomacy, our Prime Minister's leadership. But again, हमें याद रखना चाहिए, यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे साथ क्यों थोड़ा ज्यादा एंगेज हो रहे हैं? क्यों? सऊदी अरेबिया को इस समय वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में उनके प्रिंस की इश्यूज चल रही हैं. उन्होंने जो मर्डर केस में, सऊदी अरेबिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग पुश्ड असाइड. सऊदी की इमेज डाउन है. दे नीड अ स्ट्रॉन्ग बिग कंट्री एज अ गुड पार्टनर लाइक इंडिया. सिमिलरली यूएई क्यों कर रहा है? अरब एमिरेट्स अपने को दिखाना चाह रहा है वर्ल्ड स्टेज पे एज अ वेरी टॉलरेंट. यूएई के अंदर खुद इतनी डाइवर्सिटी है, वो अपने को पीसफुल रखना चाहता है. तो यूएई इस साल दे डिक्लेयर्ड द ईयर ऑफ टॉलरेंस. इमेजिन. तो यूएई भी भारत के साथ उस कारण चल रहा है. सो मल्टीपल मिक्स चल रहा है, बट एंड ऑफ द डे हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है टू वर्क इन कंजंक्शन विद इंडिया. नाउ कमिंग टू चाइना का ये 5 लाख करोड़ का जो बात हो रही है, हमारा ट्रेड नहीं है. ट्रेड तो हमारा ज्यादा है, करीब $80 बिलियन, तो करीब 6-7 लाख करोड़ का. ये 5 लाख करोड़ तो जो भारत से हर साल चाइना जा रहा है, ये हमारे साथ चाइना ट्रेड डेफिसिट है ये. सो चाइना पिछले 5 साल से हम कहते हैं हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, एग्री, बट वी शुड बी अवेयर एंड वी शुड डू क्रिटिकल थिंकिंग. पिछले 4-5 सालों से हर साल 5-5 लाख करोड़ हमारे जा रहे हैं डेफिसिट के रूप में. हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री ठप हो गई है, हमारी पावर इंडस्ट्री ठप हो गई है. ओके, ऑल वी आर डिपेंडिंग अपॉन इंपोर्ट्स. इस समय हुआवे जो 5G पे जाने की बात हो रही है, दुनिया में बैन लग रहा है उस पर. ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया 5G नेटवर्क, हुआवे का नहीं लिया जाएगा. न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, हम उसके टेंडर्स अलाउ कर रहे हैं. जबकि यह कहा जा रहा है कि हुआवे की जो इक्विपमेंट्स है, नेटवर्क्स है, राउटर्स हैं, दे मे हैव स्पाइंग सॉफ्टवेयर इन देम. Okay, so there are multiple issues. तो चाइना के साथ somehow our policy has been good, but I'll again say another thing. ढोकलाम, हम कहते हैं ढोकलाम was a spectacular success for us. I say maybe not. ठीक था. उस समय चाइना बैक डाउन बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. एक तो उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एनुअल कांग्रेस थी, जिसपे प्रेसिडेंट शी को लाइफ लॉन्ग या उनकी टर्म का लिमिट हटा दिया गया. तो दे डिडंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, कंट्रोवर्सीज अराउंड दैट, वन. और सेकंड, ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग थी, तभी डोकलाम में स्टेलमेट हुआ. पर आज की तारीख में आप देखिए, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच से दैट डोकलाम इज बैक टू द स्क्वायर वन इट वाज. चाइनीज आर अगेन डूइंग स्टफ देयर. सो फॉर अस टू, आई मीन ये सारे फैक्टर्स हैं, बट लेट्स सी. सो विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वी शुड हैव अ मोर प्रोएक्टिव पॉलिसी कि ठीक है, वी आर नेबर्स, वी डोंट वांट टू रब यू अवे, वी डोंट वांट ट्रेड बैन्स, बट लेट्स मूव इनटू अ मोर मैच्योर रिलेशनशिप. आप हमसे इतना कमा रहे हो, लेट अस, और वही पैसा एक्चुअली ये सीपेक कॉरिडोर और म्यांमार, नेपाल, सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है. चाइना को वी नीड टू रियली. जी आनंद जी, मुझे बताइए कि अगर माना फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि आज अगर ये पता चल जाता है कि इस बार भी चाइना अपनी इसी तरह की कोई हरकत करता है, वीटो का इस्तेमाल फिर से कर देता है, मुझे बताइए कि हुकूमत क्या सोच रही है, आगे किस तरह से चाइना के साथ फिर डील किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान से आप किस तरह से डील कर रहे हैं ये सबको पता है, वाज़ेह तौर पर सब जान रहे हैं किस तरह के प्रेशर्स बनाए जा रहे हैं. लगातार एक तरह से अभी भी जुबानी सही लेकिन एक जंग का माहौल बना हुआ है. आप मुझे बताइए चाइना के साथ किस तरह से डील करें? ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के चक्कर में एक जो छुपा हुआ दुश्मन है उसको दरकिनार किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, चाइना के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक एक रिलेशन डेवलप किया है.
आपने देखा किस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट चाइना आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, कई बार 1-to-1 बहुत सारे एक्सचेंज हुए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ आई विल ट्राई टू एम्फेसाइज अबाउट इंडिया एंड कोरिया, साउथ कोरिया रिलेशन, और उसके साथ जो जापान का रिलेशन को यू कैन नॉट इग्नोर। देखिए हमारा जो संबंध है, सबसे अगर आप देखेंगे तो व्यापारिक भी और कल्चरल भी बहुत पुराना संबंध है जापान के साथ भी। और जापान जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। इट्स वन ऑफ द आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जी। मैं वही मेरा सवाल, मेरा देखिए, आप जापान की बात हम बाद में कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर चाइना फिर से इस तरह से कुछ करता है तो फिर हिंदुस्तानी हुकूमत, हमारी हुकूमत जो है वो किस तरह से चाइना के साथ फिर डील करेगी? कोई तो स्ट्रेटजी बनाई गई होगी कि इस बार अगर ऐसा नहीं तो फिर इस तरह से बात की जाएगी। देखिए मैं समझता हूँ आप तो सुनना चाहते हैं कि भाई अगर वो नहीं किया तो क्या करेंगे जी। तो देखिए सिंपल सी बात है, भारत पीस लविंग कंट्री है, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको सुन लीजिए हम दुनिया भर में चाइना को ऑलरेडी मालूम है, चाइनीज के बारे में भी पता है, दे हैव लीड इन इंडस्ट्री, बट उनका डेमोक्रेसी क्या है वो दुनिया को पता। आप सुनिए ना, आप देखिए आप एक लाइन में चाहते हैं कि अगर वो सपोर्ट नहीं करे तो हम अवार कर दें क्या? नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसी बात को तो मना कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जंग, मैंने आपसे तो ये कहा कि जंग तो किसी के साथ भी नहीं, मैं वही कह रही हूँ। मैं आप सुनने का थोड़ा हिम्मत रखिए, मैं सुन ही रही हूँ, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। आप देखिए, आप ये समझ लीजिए कि चाइना जो है बहुत ही हो सकता है कि इकोनॉमिकली पावर हो गया है, लेकिन हमारे जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं चाइना को अलग थलग कर दिया है ऑलरेडी। और ये अगर किस बात से, कहां से, किस चीज से अलग थलग कर दिया है? बहुत सारा देखिए, जिस तरह से हमारा रिलेशन बढ़े हैं। अभी आप देखिए, चाहे उनके जो जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, कहीं ना कहीं चाइना से लोगों को डर लगता है। और वो कहां जाते हैं, किसके पास? भारत के पास। क्यों जाते हैं? कि दे लव इंडिया एंड इंडिया के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाइना जो है कहीं भी आज इस तरह का स्थिति में नहीं है कि दे कैन टेक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव आगे। आज भारत मजबूत हो चुका है, भारत की अर्थव्यवस्था के साथ डिप्लोमेसी, कूटनीतिक, हर प्रकार से हम लोग मजबूत हो चुके हैं। इसलिए वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी जिससे कि चाइना को और एक्सपोज किया जाए और उनको उनके साथ जो ट्रेड है उसमें और कटौती हो, क्या किया जा सकता है, क्योंकि सवाल लोग ये जरूर पूछेंगे, किया जाए, सवाल ये सब हो सकता है। सवाल ये लोग जरूर पूछेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ तो हर तरह के बैन्स लगाने और तमाम तरह की बात करते हैं। चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना जिस तरह से एक तरह का एक छुपे हुए दुश्मन की तरह लगातार वार कर रहा है, लगातार वो अपनी चीजों को, जो उसके इंटरेस्ट हैं उनको वो लगातार अंजाम दे रहा है। हम उसकी बात नहीं करते हैं और उसको लेकर हम ये नहीं कहते कि इस बार अगर चाइना ने ऐसा नहीं किया तो हम उसके साथ फिर ऐसा करेंगे। देखिए, ये भारत की ब्रिलियंट डिप्लोमेसी ही है कि यूएन जो है, पहली बात तो मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट मतलब डेजिग्नेट करने के लिए मीटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ बैठ के मीडिया हाउस में, डिबेट रूम में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चाइना का स्टेप क्या होगा। हो सकता है चाइना इस बार भी वीटो कर दे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अनिमा, ये तो कई बार हो चुका है, कोई पहली बार नहीं है कि मसूद अजहर को बैन लगाने के लिए। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी हुआ है, तभी तो वीटो का इस्तेमाल किया फिर चाइना ने। हाँ, पर तुरंत पुलवामा के इतनी जल्दी मीटिंग बुला के करना, ये भी एक डिप्लोमेसी और मुझे लगता है कि वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर के तहत ही हुआ है। मेरा कहना ये है कि अगर आज भी वीटो करता है चाइना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना से ज्यादा ये सरकार कम से कम बिल्कुल भी एडमेंट है कि वो आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त करेगी। जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक्स किए, हम वहां पर किसी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हम प्रिसिशन बॉम्ब्स के साथ गए, हमने जो नर्सरीज थी टेररिज्म की, टेररिस्ट की, वो हमने उड़ाए हैं। ये वर्ल्ड को ये बताया है कि वी आर पीस लविंग कंट्री और हमने किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाया। मुल्क जो है रिटेलिएट किया है, रिवेंज नहीं लिया है ना, हमें पाकिस्तान से आर्मी एक्शन भी नहीं लिया है। अभी तक जो रही है फॉरेन पॉलिसी, जो नीति रही है नरेंद्र मोदी जी की, वो यही रही है
हैं कि उन्होंने कोशिश की है पीस की। जो लोग आज इंटॉलरेंट हो रहे हैं या कहते हैं पीस की, से नो टू वॉर, मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की थी स्वेरिंग सेरेमनी में बुला के या उनके घर जाके उनकी बेटी की शादी में, लेकिन जब देखा कि सीज फायर वायलेशंस नहीं रुकते, टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं रुकती हैं, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं बिना किसी गलती के, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बार बार पाकिस्तान को ही कॉर्नर करेंगे वर्ल्ड स्टेज पर, और वो किसी भी तरह का कदम, अगर वो 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में जाके अटैक कर सकते हैं तो वो और भी बिगर फिश को भी टारगेट करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। त्रिपाठी जी, मेरा सेम सवाल आपसे है कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? माना कि चाइना फिर से इसी तरह की कोई हरकत करता है, अगर वो एब्सटेन भी हो जाता है तो भी आप एक तरह से ये समझे कि वो सपोर्ट ही कर रहा है, क्योंकि अगर वो खुलकर सामने नहीं खड़ा होता है तो सवाल पूछा जाएगा। हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, एब्सटेन होने की दशा में तो वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा जी। तो उसका कोई, उसमें कोई इतना उसके लिए परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाइना इस वक्त भी वीटो करता है तो हम क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चाहे कोई देश हमारा विरोध करे, चाहे कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। अमेरिका हो, इजराइल हो, रूस हो, जापान हो, ब्रिटेन, फ्रांस हो, सब हमें मॉरल सपोर्ट देंगे, कभी कभी कुछ हथियार भी बेचेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे। हाँ, वो तो उनका बिजनेस हुआ, जो पाकिस्तान के साथ भी करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हमें खुद तैयार होना चाहिए। हमें चाइना को, जैसा कि सचदेव साहब ने कहा, बहुत सही बात कही कि चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर है, वो बनिया देश है आज के डेट में, और इसलिए उसको वहीं पे दबाना चाहिए जहां उसको पिंच हो। 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना का है। चाइना अभी भी, जैसा कि इन्होंने कहा, 50 लाख करोड़ रुपए का हमारा ट्रेड, 5 लाख करोड़ रुपए का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम उसको करने की सोच रहे हैं, कम करने की सोच रहे हैं। उधर चाइना ने अभी हाल में ही ये कहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चाइना से, हम इंडिया से और बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट इंडिया को और बढ़े। हम वहां पे उसकी दुखती रग पे नजर दबा सकते हैं। 130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है हवाई या अदर और कंपनीज है, हम वहां पर उनको कह सकते हैं कि नहीं, आप भी हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिए, तभी हम ऐसा करेंगे। ये इकोनॉमिकली उसको दबाएंगे तभी दर्द होगा। और तीसरी एक चीज ये है, कंस्ट्रक्टिव भी, कि हम सब तरह के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे हम चाइना के को साथ ले सकते हैं। यूएस के निकलने के बाद से जो है क्लाइमेट चेंज पैक्ट्स जो हैं, उसमें सिर्फ चाइना और भारत दो सबसे बड़े देश बचते हैं, और चाइना और भारत इस मामले पे यूएस के खिलाफ हैं। तो वहां पर कोऑपरेशन को बढ़ा करके भी हम ये कर सकते हैं, चाइना को दिखा सकते हैं कि देखिए, हम सिर्फ दबाव नहीं, हम आपके साथ क्लाइमेट चेंज पे आगे भी बढ़ सकते हैं। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी काम कर सकते हैं। रविंद्र जी, इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि किस तरह ट्रंप ने जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह पाकिस्तान का खत्म किया है, और आप देखिए कि F-16 का भी जो उनका लास्ट कंसाइनमेंट था वो 2016 में, तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी टेररिज्म के अगेंस्ट है, और मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रेशर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी रविंद्र जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जब हम अमेरिका और चाइना के रिलेशंस को देखते हैं तो हमने देखा कि किस तरह से अभी उन दोनों मुल्कों के रिलेशंस खराब हुए हैं, और अमेरिका ने जिस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, ड्यूटीज जिस तरह से लगाई हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक इस तरह से थोड़ा जो चाइना एक तरह से अलग थड़क पड़ा है, और हिंदुस्तान से आपको नहीं लगता कि वो और अपने रिश्ते मजबूत करना चाहेगा ऐसे वक्त में, और ट्रेड और बढ़ाना चाहेगा हिंदुस्तान के लिए? तो ये दो सुनहरे चांसेस हैं। एक, हिंदुस्तान के पास एक सुनहरा चांस है कि वो उससे अपने रिश्ते किस तरह से दबाव बनाकर उनको और तरह बेहतर करे और जो चीजें वो चाहता है वो करवाए, और दूसरा, चाइना भी चाहेगा कि हिंदुस्तान से और बेहतर उसके रिलेशंस हैं। जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान, और ऐसे वक्त में जब अमेरिका और चाइना के रिलेशंस खराब हैं काफी। बिल्कुल, आई कम टू दैट, बट क्विक कमेंट जो ट्रंप और F-16 का एनिमा जी ने कहा, आई टोटली एग्री। मैं बार बार कह चुका हूं, अभी हम उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ये जो पूरा एपिसोड चल रहा है इस समय, इस वक्त अगर हमारी अमेरिका के साथ अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ना होती, अनलेस की ट्रंप प्रोएक्टिव ना होते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बहुत ज्यादा डीप फायदा है हमें यूएस रिलेशनशिप से, बट हमें यह भी याद रखना चाहिए इसमें अमेरिका को भी फायदा है, राइट। और उसमें एक चीज और है, फिर हमें एंड ऑफ द डे ये नहीं हो जाना चाहिए कि हम अमेरिका के पॉन बन गए अगेंस्ट चाइना, बाय द वे, राइट। तो वो सारा अलग है, फॉर अ डिफरेंट। नाउ आपने बात करी अमेरिका चाइना की जो इस समय ट्रेड वॉर्स चल रही है। आई अगेन कम बैक टू डेफिसिट।
पता है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, जो मैं 5 लाख करोड़ कह रहा हूं, इज 2.4% ऑफ हमारी जीडीपी। अमेरिका का पता है कितना है? जो वो कहते हैं कि ये तो नेशनल इमरजेंसी और चाइना के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाओ, अमेरिका का इज ओनली 1.9%। जब अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 1.9% है उनकी इकोनॉमी का, और वो कहते हैं तो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, हमें स्टेप्स लेने रेडिकल, और यह हमारा 2.4% हो रखा है और हम कोई स्टेप्स नहीं ले रहे। 1 सेकेंड, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं चाइना के साथ? ऑफ कोर्स सुनहरा मौका है। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द अमेरिका थिंग, चाइना भी देखिए लॉन्ग टर्म में चाइना भी ये चाहता है, इंडिया से बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, राइट? बट वो अपनी टर्म्स में चाहते हैं और वो इंडिया की ग्रोथ को अपने हिसाब से एक तरह से रेगुलेट करना चाहते हैं। तभी वो यहां से पाकिस्तान के थ्रू हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारी मार्केट्स और सारी रीजंस को लेकर के, आज से 3-4 साल पहले तक तो चाइना इंडिया को देखता भी नहीं था। चाइना के लिए केवल अमेरिका था, चाइना के लिए इंडिया वाज अ पुअर कंट्री, जस्ट लाइक अ ट्रबलसम कंट्री। चाइना यूज्ड टू नेग्लेक्ट इंडिया, उनकी सारे मीडिया डिडंट इवन केयर अबाउट इंडिया। ये तो पिछले 4, 5, 7, 8 साल में हुआ है कि उन्हें लग रहा है कि अच्छा इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जो आपने कहा, इंडिया क्या कर सकता है? और जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे, त्रिपाठी साहब, कि उनकी दुखती रख पे वी कैन डू सम थिंग्स। यू नो व्हाट वी कैन डू, एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर जंग एट ऑल, ऑफ कोर्स, बाय द वे यहां से पॉइंट आ गया था। इनफैक्ट अभी हम इस समय एक पीस इनिशिएटिव चला रहे हैं चाइना के साथ, नोन एज गार्डन्स ऑफ पीस, उसकी अलग बात है। बट इंडिया क्या कर सकता है? जो हम इंपोर्ट्स करते हैं ना इनसे, उसको डिले करो। कैसे? हमारे पोर्ट्स में जब इनकी शिप्स आती हैं सामान को लेकर के, वहां पे ब्यूरोक्रेसी बढ़ा दो, डिले ज्यादा कर दो। वहां पे जो पेपर वर्क है, उस पेपर वर्क को हिंदी में ट्रांसलेटेड होना चाहिए, इंडियन कंसल से, एम्बेसी से और सर्टिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। दीज आर नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। आई एम नॉट सेइंग कि जो चाइना से जो पावर इक्विपमेंट आ रही है, चाइना से जो टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडिया में आ रही है, उस पर अभी जो ड्यूटी है 10%, हम उसे बढ़ा दें 20%। वो हमने करा, इट गो टू WTO एंड ऑल ऑफ दैट, and it will take ages. Yeah, it will take ages, and it sounds unfair कि आप टैरिफ्स बढ़ा रहे हो। उसके बजाय इस तरह की चीजें कर दो, एंड कंट्रीज आर मैच्योर। लोग समझते हैं जब आप इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट कर देते हो ना, जिसके चलते उनका ट्रेड डिले हो रहा है, लंबा समय लग रहा है, उनके स्टैंडर्ड्स, उन इक्विपमेंट की स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग में डिले कर दो। केवल कुछ लैब्स डेजिग्नेट कर दो देश में, जहां पर उन इक्विपमेंट जो इंपोर्ट होके आई उनकी टेस्टिंग होगी। अभी मानो 20 लैब्स हैं, आप कर दो नहीं जी, ओनली 10 ऑफ दीज लैब्स कैन टेस्ट द इक्विपमेंट व्हिच कम्स फ्रॉम चाइना, दीज टेलीकॉम इक्विपमेंट। वहां पे ऑब्वियसली लंबी लाइन लगेगी, टाइम लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा टेस्टिंग होकर निकलने। सो दीज आर नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। हमें इस तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, एंड पीपल आर स्मार्ट, दे विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो इस तरह की सिग्नलिंग हमें चाइना के साथ आगे ले जानी है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। जी, त्रिपाठी साहब, आपको ये लगता कि मसूद अजहर पर बैन लगना मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलहाल हो गया है? जिस तरह के तमाम हालात हमारे पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, टेररिज्म जिस तरह से लगातार फल फूल रहा है पाकिस्तान में, अभी हमने इतने सारे अपने जो जवान हैं उनकी शहादत दी है, मुल्क भी आग भरकर देख रहा है ऐसे वक्त में जब इलेक्शन भी है, और ऐसे वक्त में जब यूएनएससी की मीटिंग हो रही है फौरन उसके बाद, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम तरह के हिंदुस्तान की तरफ से प्रेशर बनाए जाएं ताकि मसूद अजहर पर पाबंदी लगे, उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए किसी भी हालत में। देखिए, आपकी बात सही है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि मसूद अजहर पे बैन लगे या न लगे, ये बहुत ही ऑल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं है कि मसूद अजहर पे बैन लगने से आतंकवाद खत्म हो जाए। लेकिन आपने देखा हाफिज सईद पे लगा, हाँ एक स्टेप आगे होगा, लेकिन आपने देखा हाफिज सईद पे लगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो इलेक्शन भी लड़े और अभी आराम से रह भी। ओसामा बिन लादेन पे लगा था। हमें करना क्या चाहिए? दरअसल हमें करना क्या चाहिए? हमें FATF द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी कंट्री पे बैन लगेगा और उनकी इकोनॉमी जब खराब होगी, उनको जब पिंच होगा, तो न चाइना उनके समर्थन के लिए आएगा और न सऊदी अरेबिया आ सकेगा। जी, ये हमें करना क्या अनिमा लग रहा है आपको कि कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इस मामले को उठाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि मसूद अजहर पर अगर पाबंदी लग गई तो न जाने फिर क्या ही हो जाएगा, पाकिस्तान में बिल्कुल टेररिज्म खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीजें बिल्कुल दिखाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है, लगातार ऐसा होता रहा है। क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि
मसूद अजहर जो है वो बुढ़ा हो चुका है, उसने और अपने बहुत सारे प्यादे जो हैं वो पैदा कर दिए हैं, उसने जैश ए मोहम्मद को बहुत बड़ा कर दिया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में भी। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो क्या नहीं लगता कि उस तरफ ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, रादर देन एक बुढ़े टेररिस्ट को हम लगातार पाबंदी करके ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एज इफ पता नहीं क्या बदल जाएगा उसके बाद। इतने साल हो गए आजादी के, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतने साल जो सस्टेन किया है वो सिर्फ टेररिज्म की वजह से किया है, ना ही वो मॉरली अपराइट है, ना ही उसने इकोनॉमिकली अपने देश के लिए कुछ किया, ना ही वहां की जनता के पास एम्प्लॉयमेंट है। कुछ डेलीगेशन आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया कि वो वहां की महिलाएं किस तरह हमारे टीवी सीरियल्स देखती हैं और हमसे प्रेरणा लेती हैं, वो सोचती काश हम भी भारत में होते। तो जहां की जनता इतनी परेशान है अपने मुल्क से, अपनी हुकूमत से, जो कि सिर्फ मिलिट्री कू में ही आज तक रह पाई है आजादी के, वो सच में आजाद कभी हुए ही नहीं। सिर्फ वो भारत से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने पनाह ली आतंकवाद की, और हमेशा जम्मू कश्मीर खासतौर पे, वरना इंडियन पार्लियामेंट से लेकर कई जगह आतंकवाद फैलाते रहे। मुझे लगता नहीं मसूद अजहर के मरने से या उस पर किसी भी तरह का ब्लैकलिस्ट होने से भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अहमद डार का जिन्होंने भी मतलब जिसने पुलवामा पर इतना बड़ा बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया, अटैक किया था, उन्होंने खुद कहा था कि मैं नहीं, मेरे जैसे 100 लोग हैं सुसाइड बॉम्बर्स जो इस तरह का कदम उठाते रहेंगे। और इस तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो जम्मू कश्मीर पे हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह से इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों ने इसको मिलिटेंट एक्टिविटी बोला है, टेररिज्म को खारिज किया है और बोला है कि ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है और ये इसी नकाब के पीछे इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो मसूद अजहर जैसे भी बहुत ज्यादा हैं और अहमद डार जैसे भी लोग बहुत ज्यादा हैं, वो रहेंगे। हमें आतंकवाद पे पूरे विश्व को मिलकर एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उसी से हमें भी, या यूएस, अगर यूएस जैसा देश जो आतंकवाद का मतलब हो सकता है विक्टिम, तो फिर उसमें भारत बहुत कुछ इसमें नहीं बदल सकता। रविंद्र जी, सेम सवाल मेरा आपसे भी है कि क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपरी सिर्फ हम सरफेस की बात करते रहते हैं, अंदर तह में जाने की हम कभी भी कोशिश नहीं करते। हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जिस पर हम फौरी तौर पर शाबाशी ले लें या फौरी तौर पर हम फायदा हासिल कर लें, लेकिन जहां पर असल वार करना चाहिए, जहां से वाकई में फायदा हो, जहां से देर पा फायदा हो, वहां की बात हम नहीं करते हैं। Certainly yes, of course many factors हैं। देखिए, एक तो एक्सटर्नल टू इंडिया है जो पाकिस्तान थ्रू इंस्पायर्ड और पाकिस्तान के थ्रू मटेरियल्स जो आकर के पीपल, वेपन, टेररिस्ट एंड टेररिज्म भारत में फैलाते हैं। एंड सेकेंडली यस, डेफिनेटली हमारे भारत के अंदर also we have an issue, we should be very honest about it. Okay, there are factors in Kashmir, everybody says we have to look at why people in Kashmir, some of them are adopting terrorism, right? उसको हमें अपने अंदर देखना है। But coming back to आपका क्वेश्चन जो मसूद अजहर का, I agree, I mean ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा? ओसामा बिन लादेन को भी डिक्लेयर कर दिया था ग्लोबल टेररिस्ट, राइट? क्या हुआ? 10 साल तक वो रहा जिंदा, पूरी अपनी पॉइजनस आइडियोलॉजी फैलाता रहा, आज की तारीख में दुनिया बर्बाद कर गए कि नहीं कर गए वो, राइट? सो एंड और लोग आएंगे और पाइपलाइंस जुड़ेंगी। हमें इन पाइपलाइंस जो जुड़ती हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव बाय द वे टेररिज्म का क्या होता है? केओस फैलाना। ओके, जितना ज्यादा केओस फैलेगा उतने ज्यादा दोनों तरफ के लोग, दोनों साइड के लोग मरते हैं, बर्बरता होती है, उतने ज्यादा लोगों में ग्रीवांसेस होते हैं। पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अब तक टेररिज्म की वजह से। तो वो सारा चलेगा। सो लॉन्ग टर्म, बाय द वे, वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड, और आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेनी लीडर्स हैव सेड आल्सो, हमारी पाकिस्तान की अवाम, इट्स नॉट कि वी आर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वी विश पाकिस्तान में, नो, हम पाकिस्तान के अंदर जो डेंजरस एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। लॉन्ग टर्म हमें यह है कि देयर शुड बी अ फिलॉसफी ऑफ लिव एंड लेट लिव, बट द पॉइंट इज पाकिस्तानी अवाम एंड पाकिस्तानी लीडरशिप should reach this point sometime in our lifetimes, hopefully, जबकि वो अपने फोकस करेंगे, चलिए हम भी जिए, औरों को भी जीने दें। जी, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखना यह होगा कि यूएनएससी में क्या होता है, चाइना क्या करता है, क्या वाकई में हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिकली आज कामयाबी मिलती है और मसूद अजहर पर फाइनली पाबंदी लगती है और उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये एक कहा जा सकता है कि ये एक स्टेप हो सकता है। उसके बाद फिर देखना होगा कि एक मुल्क के तौर पर और दहशतगर्दी की जिस तरह से हम एक जंग लड़ रहे हैं उसके तौर पर हम क्या कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।